नॉवेल लिटिल वुमन, राइटर लुइजा मे ऑलकॉट, उन्वान खुशगवार चरागाहें। चैप्टर 22। तूफान के बाद सूरज की रोशनी की तरह पूरा मन हफ्ते गुजरे। मरीज तेजी से बेहतर हो गए और मिस्टर मार्च ने नए साल में जल्द वापसी की बात शुरू कर दी। बेथ जल्द ही मुताले के सोफे पर सारा दिन आराम से लेटी रह सकती थी। इब्तदा में महबूब बिल्लियों के साथ खेलती और वक्त के साथ गुड़िया के सिलाई के काम में मसरूफ हो गई, जो काफी पीछे रह गए थे। उसकी कभी फाल जिस्मानी हरकत इतनी सख्त और कमजोर हो गई थी कि जो हर रोज उसे मजबूत बाहों में उठाकर घर में चक्कर लगाती। मैग खुशनीली से अपने सफेद हाथों को काला और जलाकर महबूब के लिए नफीस खाने पकाती रही, जबकि एमी, जो अंगुश्तर के वफादार गुलाम थी, अपनी वापसी का जश्न मनाते हुए अपनी बेशकीमत चीजें बांटती रही, जिसे बहनें कबूल कर लें। क्रिसमस के करीब आमतौर पर घर में छुपी हुई दिलचस्प बातें शुरू हो गईं, और जो अक्सर खानदान को हंसने पर मजबूर कर देती जब वो इस गैर मामूली खुशमिजाज क्रिसमस की इज्जत में बिल्कुल नामुमकिन या शानदार मुज्जिका रसूमात तजवीज करती। लॉरी भी उतने ही नापुख्ता था, और अगर उसकी मर्जी होती तो वो आग के ढेर, आसमानी रॉकेट और फतहियाना मेहराबें लगवाता। कई झगड़ों और झिड़कियों के बाद ये पुरजोश जोड़ा बिलाखिर काबू में आ गया और उदास चेहरों के साथ घूमने लगा, जो कि हकीकत में हंसी के धमाकों से कुछ कमजोर नजर आते थे जब ये दोनों साथ होते थे। कुछ दिनों का गैर मामूली नर्म मौसम एक शानदार क्रिसमस डे की खुशाइंद हुआ। हन्ना ने अपनी हड्डियां महसूस की कि ये गैर मामूली खुशगवार दिन होगा, और वो खुद को एक सच्ची पेशगो कहकर साबित कर दिया, क्योंकि हर कोई और हर चीज शानदार कामयाबी के लिए तैयार मालूम हो रही थी। सबसे पहले मिस्टर मार्च ने लिखा कि वो जल्द उनके पास होंगे। फिर बेथ उस सुबह गैर मामूली तौर पर खुश महसूस कर रही थी और अपनी माँ के तोहफे नर्म सुनहरी मरीनों की लपेट में मलबूस बड़ी शानो शौकत से खिड़की की तरफ ले जाई गई, ताकि जो और लॉरी की पेशकश देख सके। इनक्यूबेबल्स ने नाम के मुताबिक बेहतरीन काम करने की कोशिश की, क्योंकि वो रात के वक्त छोटे परियों की तरह काम करते और एक मजाहिया हैरानी पैदा करते। बाग में एक शानदार बर्फ की परी खड़ी थी, जिसके सर पर होली का ताज था। एक हाथ में फलों और फूलों की टोकरी, दूसरे हाथ में मौसीकी का बड़ा रोल। उसके ठंडे कंधम पर एक पूर्ण कौस कज़ानुमा अफगान और होंठों से क्रिसमस की कैरल एक गुलाबी कागज की पट्टी पर जारी थी। बेथ के लिए जंग फ्राउ। खुदा तुम्हें सलामत रखे प्यारी मलका बेस, कुछ तुम्हें परेशान न करे, लेकिन सेहत, अमन और खुशी हो तुम्हारी इस क्रिसमस डे पर। ये फल है हमारी मसरूफ शहद की मक्खी के लिए और फूल इसकी नाक के लिए। यहाँ मौसीकी है उसके प्याने के लिए, उसके पाँव के लिए अफगान। जुआना का एक पोर्ट्रेट देखो, राफेल नंबर 2 की तरफ से, जिन्होंने बड़ी मेहनत की इसे खूबसूरत और सच्चा बनाने के लिए। एक लाल रिबन कबूल करो मैं इल्तिजा करूं मैडम पर की टांग के लिए, और पेग की बनाई हुई आइसक्रीम एक मॉन्ट ब्लैंक बाल्टी में। उनके दरी तरीन मोहब्बत को मेरे बर्फीले दिल में रखा गया, कबूल करो इसे। और आल्पाइन परी, लॉरी और जो की तरफ से। बेथ जब इसे देखती हंसती कैसे, लॉरी तोहफे लाने के लिए ऊपर नीचे कैसे दौड़ता, और जो उन्हें पेश करते हुए क्या मुझे का बातें करती। ये सब देखकर खुशी की इंतहा न रही। मैं इतनी खुशी से भर गई हूँ कि अगर वालिद यहाँ होते तो मैं एक कतरा और बर्दाश्त न कर सकती। बेथ ने मुकम्मल इत्मीनान के साथ आह भरी जब जो उसे जोश के बाद आराम के लिए मुताले के सोफे में ले गई और जंग फ्राउ के भेजे हुए मजेदार अंगूर से लुत्फानंदोज होने लगी। मैं भी ऐसी ही हूँ, जो ने कहा, उस जेब को थपथपाया जिसमें तवील मुंतजिर इंडियन और सेंट्रम रखी थी। बिल्कुल मैं भी ऐसी हूँ, एमी ने कहा, अपनी माँ की दी हुई खूबसूरत फ्रेम में कुंदा मडोना एंड चाइल्ड की कॉपी देखते। बिल्कुल मैं भी ऐसी हूँ, मैग ने कहा, अपनी पहली रेशमी ड्रेस के चमकदार तहों को सीधा करते, क्योंकि मिस्टर लॉरेंस ने देने पर इसरार किया था। मैं कैसे नहीं हूँ, माँ बाप ने शुक्राने के साथ कहा, अपनी आंखें शौहर के खत से बेथ के मुस्कुराते चेहरे की तरफ मोड़कर, और हाथ ने ग्रे और सुनहरे चेस्टनट और गहरे भूरे बालों से बनी ब्रोच को सहलाया, जो लड़कियों ने अभी उसके सीने पर लगाई थी। अब और फिर इस रोजमर्रा की दुनिया में भी कुछ चीजें बिल्कुल खुशगवार कहानियों की तरह वाकया होती हैं, और क्या सुकून मिलता है। सबने अभी आधा घंटा पहले कहा था कि वो इतने खुश हैं कि एक कतरा और बर्दाश्त न कर सकते, और फिर वो कतरा आ गया। लॉरी ने पार्लर का दरवाजा खोला और बहुत चुपके से अपना सर दाखिल किया। वो वैसे ही उछलकर हिंदुस्तानी जंग का नारा भी लगा सकता था, क्योंकि उसके चेहरे पर दबे हुए जोश की झलक और आवाज में धोखादही खुशी थी कि सबने उछलकर खड़े हो गए।
हालांकि उसने बस एक अजीब सी सांस फूलती हुई आवाज में कहा, मार्च फैमिली के लिए एक और क्रिसमस का तोहफा है। अल्फाज के मुंह से निकलने से पहले ही वो किसी तरह से हटा दिया गया और उसकी जगह एक लंबा आदमी नमूदार हुआ जिसके चेहरे तक कपड़ा लिपटा हुआ था और वो दूसरे लंबे आदमी के आजू पर सहारा ले रहा था जो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन नहीं कह सका। जाहिर है कि एक आम हलचल मच गई और कुछ मिनटों के लिए सब कुछ बेकाबू लगने लगा क्योंकि सबसे अजीब काम हुए और किसी ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर मार्च मोहब्बत भरे 4 जोड़े बाजुओं की गोद में गायब हो गए, जो करीब करीब बेहोश होकर शर्मिंदगी का सामना करने लगी और लॉरी में उसे चाइना के अलमारी में संभाला। मिस्टर ब्रूक ने मैग को मुकम्मल तौर पर गलती से बोसा किया, जैसा कि वो कुछ उलझे हुए अंदाज में वजाहत करते हैं, और एमी शाइस्तगी से एक स्टूल पर गिर गई और उठने की जहमत न उठाकर सबसे दिल को छू देने वाले अंदाज में अपने वालिद के जूतों को गले लगाकर रोई। माँ बाप सबसे पहले संभली और अपने हाथ को एक तंबीह के तौर पर उठाया, चुप, बेथ को याद रखो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्टडी का दरवाजा खुल गया, छोटा सुर्ख लपेटने वाला कपड़ा दहलीज पर नमूदार हुआ। खुशी ने कमजोर आजा में ताकत भरी और बेथ सीधी अपने वालिद की बाहों में दौड़ गई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं क्योंकि पूरे दिल बह गए, माजी की तलखी धो दी और सिर्फ मौजूदा लम्हे की मिठास बाकी रह गई। ये बिल्कुल रोमानवी नहीं था, लेकिन एक दिल की हंसी ने सबको दोबारा दुरुस्त कर दिया, क्योंकि हन्ना दरवाजे के पीछे देखी गई मोटी टर्की पर रोती हुई, जिसे उसने किचन से दौड़ते हुए नीचे रखने की भूल गई थी। जब हंसी कम हुई, मिसेज मार्च ने मिस्टर ब्रोक का शुक्रिया अदा करना शुरू किया कि वो अपने शौहर की वफादार देखभाल कर रहे हैं, जिस पर मिस्टर ब्रोक को अचानक याद आया कि मिस्टर मार्च को आराम की जरूरत है, और लॉरी को पकड़कर वो जल्दी से चले गए। फिर दोनों मरीजों को आराम करने का हुक्म दिया गया, जिस पर उन्होंने एक बड़ी कुर्सी में बैठकर मेहनत से बातें की। मिस्टर मार्च ने बताया कि वो उन्हें हैरान करने के लिए कितना इंतजार कर रहे थे, और जब अच्छा मौसम आया तो उनके डॉक्टर ने इजाजत दी कि वो फायदा उठा सकें। ब्रूक कितना वफादार रहा और वो बिल्कुल एक काबिले इज्जत और नेक नौजवान है। मिस्टर मार्च ने वहां एक लम्हे के लिए रुककर मैग की तरफ एक नजर डाली जो आग को जोर से हिला रही थी, और अपनी बीवी की तरफ अब्रू उठाकर पूछा, मैं आप पर छोड़ देता हूं कि आप तसव्वुर करें। और फिर मिसेज मार्च ने सर हिलाया और अचानक पूछा कि क्या वो कुछ खाने के लिए नहीं चाहेंगे। जो ने ये देख लिया और समझ गई और सख्त लहजे में शराब और बीफ टी लेने के लिए रवाना हो गई। अपने आप से बोली, मुझे भूरी आंखों वाले काबिले इज्जत नौजवान नापसंद है। उस दिन उनका क्रिसमस डिनर बेमिसाल था। हन्ना ने भेजी हुई मोटी टर्की भरी हुई सुनहरे भूरे और सजावटी थी। आलू के पुडिंग भी ऐसा पिघल रहे थे जैसे मुंह में घुल जाते हैं, और जेलियां जिनमें एमी ने शहद के बर्तन में मक्खी की तरह लुत्फानंदोज हुई। सब कुछ बेहतरीन निकला, जो हन्ना के मुताबिक एक रहमत थी। मेरी सोच इतनी मुंतशिर थी कि ये एक मोजज़ा है कि मैंने पुडिंग नहीं जला दी और टर्की को किशमिश से भरने की भूल गई। पकी हुई ना होने देने की तो बात ही अलग है। मिस्टर लॉरेंस और उनके पोते ने भी उनके साथ खाया, और मिस्टर ब्रोक भी शामिल थे, जिस पर जो ने गहरी नजर डाली, जिससे लॉरी बेहद खुश हुआ। मेज के सर पर 2 आरामदेह कुर्सियां साथ साथ थी, जिनमें बेथ और उसके वालिद बैठे मुर्गी और थोड़े फल पर आजिज़ी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। उन्होंने सेहत के लिए नोश किया, कहानियां सुनाई, गाने गाए, यादें ताज़ा की और पूरी तरह खुश रहे। एक सल्लीजी सवारी का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन लड़कियां अपने वालिद को छोड़ना नहीं चाहती थीं, इसलिए मेहमान जल्दी रवाना हो गए और शाम के वक्त खुश खानदान आग के अराउंड बैठ गया। सिर्फ 1 साल पहले हम इस अफसुर्दा क्रिसमस पर अफसोस कर रहे थे जो हमें मिलने वाली थी, याद है? जो ने पूछा, एक तवील बातचीत के बाद वक्फा तोड़ते हुए। मजमूई तौर पर एक खुशगवार साल रहा है, मैग ने आग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा और खुद को मुबारकबाद दी कि वो मिस्टर ब्रोक के साथ इज्जत से पेश आई। मेरा ख्याल है कि ये काफी मुश्किल वक्त रहा है। एमी ने गौर से अपनी अंगूठी पर पड़ती रोशनी को देखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि अब सब खत्म हो गया है क्योंकि हमने तुम्हें वापस पा लिया है। बेथ ने सरगोशी की, जो अपने वालिद की गोद में बैठी थी। ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रास्ता रहा है मेरे छोटे ज़ायरीन, खासतौर पर आखिरी हिस्सा, लेकिन तुमने बहादुरी से मुकाबला किया और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे बोझ जल्द ही कम हो जाएंगे। मिस्टर मार्च ने पदरानी इत्मीनान से उन 4 नौजवान चेहरों को देखते हुए कहा, जो उनके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। क्या आपको कैसे मालूम? क्या अम्मी ने बताया? जो ने पूछा। ज्यादा नहीं, पत्तों से मालूम होता है कि हवा किस तरफ चल रही है, और आज मैंने कई चीजें देखी। ओह, हमें बताएं क्या है? मैग ने कहा, जो के करीब बैठ गई।
ये एक है। और अपनी कुर्सी के बाजू पर पड़े हाथ को उठाते हुए उन्होंने खुरदुरे अंगूठे शहादत की तरफ इशारा किया, पुश्त पर एक जला हुआ निशान और हथेली पर 2-3 सख्त धब्बे। मुझे याद है एक वक्त था जब ये हाथ सफेद और हमवार था और तुम्हारी पहली फिक्र इसे इसी तरह रखना थी। तब ये बहुत खूबसूरत था, लेकिन मेरे लिए ये अब और भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इन दिखावे की खराबियों में मैं एक छोटी कहानी पढ़ सकता हूँ। गुरूर को जली हुई कुर्बानी दी गई। ये सख्त हथेली कुछ बेहतर के लायक है और मुझे यकीन है कि इन अंगुष्ठों से की गई सिलाई देर तक कायम रहेगी, क्योंकि बहुत मोहब्बत सिलाई में डाली गई। मैग मेरी प्यारी, मैं उस जनाना महारत की कदर करता हूँ जो घर को खुश रखती है, सफेद हाथ या फैशनेबल महारतों से ज्यादा। मैं फख्र से इस छोटे मेहनती हाथ को झटकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे जल्द ही इसे देने के लिए नहीं कहा जाएगा। अगर मैग सब्र तहम्मुल के घंटों के सिले की ख्वाहिशमंद थी तो उसे अपने वालिद का हाथ के दिल से दबाने और उनकी मंजूरशुदा मुस्कुराहट में मिल गया। जो के बारे में क्या? कुछ अच्छा कहो, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की और मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा बर्ताव किया है, बेथ ने अपने वालिद के कान में कहा। उन्होंने हंसते हुए सामने बैठी लंबी लड़की की तरफ देखा जिसके चेहरे पर गैर मामूली नर्म तासुरात थे। घुंघरू वाले बालों के बावजूद मैं वो बेटा जो नहीं देख रहा जो मैं 1 साल पहले छोड़ आया था, मिस्टर मार्च ने कहा। मैं एक नौजवान खातून देख रहा हूँ जो अपना कॉलर सीधा करती है, बूट साफ रखती है, ना सीटी बजाती है, ना बदमाशी करती है, ना कालीहिन पर लेटती है जैसा वो पहले करती थी। उसका चेहरा अभी थोड़ा पतला और मध्यम है, देखभाल और फिक्र की वजह से, लेकिन मुझे इसे देखना अच्छा लगता है क्योंकि ये नर्म हो गया है और इसकी आवाज नीची हो गई है। ये उछलती नहीं है, बल्कि खामोशी से हरकत करती है और एक खास छोटी शख्सियत की माँ की तरह देखभाल करती है जो मुझे खुश करती है। मुझे मेरी जंगली लड़की की कमी महसूस होती है, लेकिन अगर मैं उसकी जगह एक मजबूत, मददगार, नाजुक दिल वाली औरत पाऊं तो मैं काफी मुतमईन हूँ। मैं नहीं जानता कि कटाई ने हमारे काले भेड़ को संभाला या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि पूरे वॉशिंगटन में मैं वो खूबसूरती नहीं पा सकता जो मेरी अच्छी लड़की ने भेजे हुए $25 से खरीदी जा सकती है। जो की तेज आंखें एक लम्हे के लिए मध्यम हो गई और उसका पतला चेहरा आग की रोशनी में गुलाबी हो गया, क्योंकि उसने अपने वालिद की तारीफ सुनकर महसूस किया कि वो इसकी हकदार थी। अब बेथ, एमी ने कहा, अपनी बारी की ख्वाहिश रखते हुए, लेकिन इंतजार करने के लिए तैयार। वो इतनी छोटी है कि मैं ज्यादा कुछ कहने से डरता हूँ कि कहीं वो मुकम्मल तौर पर खो न जाए। हालांकि वो इतनी शर्मीली नहीं रही जैसी वो पहले थी। उनके वालिद खुशदिली से बोले, लेकिन याद करते हुए कि वो करीब था कि खो जाए, उन्होंने उसे करीब से पकड़ा और नरमी से कहा, मैंने तुम्हें महफूज पाया है मेरी बेथ, और मैं तुम्हें इसी तरह रखूंगा, खुदा की मेहरबानी से। एक लम्हे की खामोशी के बाद उन्होंने नीचे एमी की तरफ देखा जो उनके पैरों के करीब क्रिकेट पर बैठी थी और चमकते बालों पर प्यार करते हुए कहा, मैंने देखा कि एमी ने खाने में ड्रमस्टिक्स लिए, दोपहर में अपनी माँ के लिए काम किया, आज रात मैग को जगह दी और सबके साथ सब्र और खुश मिजाजी से पेश आई। मैं ये भी देखता हूँ कि वो ज्यादा परेशान नहीं होती, ना आईने में देखती है, और उसने अपनी एक खूबसूरत अंगूठी का जिक्र भी नहीं किया जो उसने पहनी हुई है। लिहाजा मैं नतीजा निकालता हूँ कि उसने दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना सीखा है और अपने बारे में कम, और उसने फैसला किया है कि वो अपने किरदार को इतनी एहतियात से संवारेगी जितनी एहतियात से अपने छोटे मिट्टी के नक्शे बनाती है। मैं इस पर खुश हूँ क्योंकि अगरचे मैं इसकी बनाई हुई खूबसूरत मुजस्समा पर फख्र करूंगा, मैं एक प्यारी बेटी पर और ज्यादा फख्र महसूस करूंगा जो अपनी और दूसरों की जिंदगी को खूबसूरत बनाने की सलाहियत रखती है। तुम क्या सोच रही हो बतख? जो ने पूछा जब एमी ने अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया और अपनी अंगूठी के बारे में बताया। आज मैंने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में पढ़ा कि कई मुश्किलात के बाद क्रिश्चियन और हिप्फुल एक खुशगवार सब्ज घास के मैदान में पहुंचे जहां सारा साल किनारे खिलते रहते थे और वहां वो खुशी से आराम करते थे जैसे अब हम करते हैं, इससे पहले कि वो अपने मंजिल की तरफ बढ़े। बत्तख ने जवाब दिया और अपने वालिद की गोद से निकलकर आगे की तरफ गई। अब गाने का वक्त है और मैं अपनी पुरानी जगह पर होना चाहती हूँ। मैं गायिका चरवाहे लड़के का गाना जो जायरीन ने सुना था, मैंने ये मौसीकी वालिद के लिए बनाई क्योंकि उन्हें अशार पसंद है। बस बथ प्यारे छोटे पियानो पर बैठकर नरमी से कलीदें छूती है और मीठे आवाज में जो वह दोबारा सुनने की उम्मीद नहीं कर रही थी, अपने साथ खुद नगमा गाती है जो इसके लिए बिल्कुल मुनासिब था। नॉवल लिटिल विमेन, राइटर लुइजा मे ऑलकट। उन्वान, आंट मार्च ने फैसला कर दिया। चैप्टर 23। जैसे शहद की मक्खियां अपनी मलिका के पीछे दौड़ती हैं, अगले दिन माँ और बेटियां मिस्टर मार्च के गिर्द मंडलाती रहीं।
हर काम छोड़कर सिर्फ उन्हें देखने, उनकी खिदमत करने और उनकी बातें सुनने में मसरूफ रहीं। नए बीमार के साथ ये हुस्ने सलूक ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मोहब्बत के हाथों जान से मार डालेंगी। वो बत्तख के सोफे के पास बड़ी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठे थे। बाकी तीनों करीब ही थीं और हैना बार बार अपना सर अंदर झांक कर कहती, जरा अजीज आदमी को देख लूं तो उनकी खुशी में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन कुछ कमी थी और बड़ी बेटियां इसका एहसास कर रही थी, अगरचे किसी ने एतराफ नहीं किया। मिस्टर और मिसेज मार्ज एक दूसरे को फिक्रमंद नजरों से देखते जब उनकी आंखें मैग का ताक़ुब करती। जो के ऊपर अचानक संजीदगी के दौरे पड़ते और कभी देखा गया कि वो मिस्टर ब्रूक की छतरी को मुट्ठी दिखा रही है जो हॉल में रखी रह गई थी। मैग गाफिल, शर्मीली और खामोश रहती। घंटी बजती तो चौंक जाती और जॉन का नाम आता तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता। एमी ने कहा, ऐसा लगता है सब कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं और सुकून से बैठ नहीं सकते। हालांकि अब्बा घर में खैरियत से हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। और बेथ मासूमियत से सोचती कि पड़ोसी क्यों मामूल के मुताबिक आ जा नहीं रहे। दोपहर को लॉरी आया और जब उसने मैग को खिड़की में देखा तो अचानक उस पर ड्रामाई कैफियत तारी हो गई। वो बर्फ में एक घुटने के बल गिर गया, अपने सीने पर हाथ मारा, बाल नोचे और हाथ जोड़कर यूं इल्तिजा की जैसे कोई बड़ी दुआ मांग रहा हो। जब मैग ने उसे कहा कि सीधे हो जाओ और दफा हो जाओ, तो उसने रुमाल से फर्जी आंसू पोंछे और कोने के पीछे यूं लड़खड़ाते हुए गया जैसे शदीद मायूस हो। ये बत्तख क्या मतलब निकाल रहा है? मैग ने हंसते हुए कहा और बेखबरी जाहिर करने की कोशिश की। वो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारा जॉन बाद में कैसे करेगा। कितना जज्बाती है ना? जो ने हकारत से कहा। मीरा जॉन मत कहो, ये ना मुनासिब है ना दुरुस्त। लेकिन मैग की आवाज में नरमी थी जैसे ये लफ्ज उसे अच्छे लग रहे हों। बराहे मेहरबानी मुझे तंग मत करो जो। मैंने कहा है कि मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं और कुछ कहना नहीं। सब दोस्त रहेंगे और पुरानी तरह चलते रहेंगे। हम पुरानी तरह नहीं रह सकते क्योंकि कुछ कहा जा चुका है और लॉरी की शरारत ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। मैं देख रही हूँ और माँ भी देखती है। तुम पहले जैसी नहीं रही और मुझसे बहुत दूर लगती हो। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी और मर्दों की तरह बर्दाश्त करूंगी, लेकिन चाहती हूँ कि ये मामला जल्द तय हो जाए। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, तो अगर कभी करना है तो जल्द करो और खत्म करो, जो ने चिड़चिड़ाकर कहा। मैं कुछ नहीं कह सकती जब तक वो बात न करे, और वो नहीं करेगा क्योंकि अब्बा ने कहा कि मैं अभी बहुत कम उम्र हूँ। मैग ने सर झुकाए अपनी सिलाई पर झुकते हुए कहा। उसके होंठ पर हल्की सी अजीब मुस्कुराहट थी, जैसे वो इस मामले में अपने पिता से मुत्तफिक न हो। अगर वो बात करे तो तुम कुछ नहीं कह सकोगी, बस रो दोगी या शर्मा जाओगी और उसे अपनी मर्जी करने दोगी, बजाय इसके कि साफ इनकार कर सको। मैं इतनी कमजोर और बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। मुझे बिल्कुल मालूम है कि मैं क्या कहूंगी। मैंने सब सोच रखा है ताकि अचानक पकड़ी न जाऊं। पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए मुझे तैयार रहना चाहिए। जो अपने आप को मुस्कुराने से रोक ना सकी क्योंकि मैग के संजीदा अंदाज ने उसके चेहरे को और हसीन बना दिया था। मुझे बताओगी कि क्या कहोगी? जो ने अब जरा एहतराम से पूछा। क्यों नहीं, तुम अब 16 साल की हो, मेरे राज सुनने के लिए काफी बड़ी हो और मेरा तजुर्बा शायद आगे चलकर तुम्हारे लिए भी फायदेमंद हो। मेरा कोई इरादा नहीं, दूसरों को मोहब्बत करते देखना तो मजेदार है, लेकिन खुद ऐसा करूं तो बेवकूफ लगूंगी, जो ने डर कर कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर तुम्हें कोई बहुत पसंद आ जाए और वो तुम्हें पसंद करे। मैग ने जैसे खुद से कहा और उस गली की तरफ देखा जहां उसने गर्मियों की शामों में कई बार मोहब्बत करने वालों को साथ चलते देखा था। मैंने सोचा था कि तुम मुझे अपना जवाब बताओगी जो तुम उस आदमी को दोगी। ओह, मैं बस इतना कहूंगी पुरसुकून और साफ अल्फाज में, शुक्रिया मिस्टर ब्रूक, आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन मैं अब्बा से मुत्तफिक हूँ कि मैं अभी किसी रिश्ते में बंधने के लिए बहुत कम उम्र हूँ, तो बराहे मेहरबानी इस बात को यहीं खत्म करें और दोस्तों की तरह रहें। ये तो बहुत ठंडा और संजीदा जवाब है। मुझे यकीन नहीं तुम कह सकोगी, और मैं जानती हूँ कि वो खुश नहीं होगा अगर तुमने ऐसा कहा। अगर वो किताबों के नाकाम मोहब्बत करने वालों की तरह करता रहा तो तुम मान जाओगी, बस उसका दिल न दुखाने के लिए। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। मैं उसे साफ बता दूंगी और कमरे से वकार के साथ निकल जाऊंगी। मैग जैसे ही बोली वो खड़ी हो गई और अपनी वकारी रुखसती की मशक करने ही वाली थी कि हॉल में कदमों की आवाज आई। वो अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ गई और ऐसे सिलाई करने लगी जैसे जान बचाने के लिए ये सिवन फौरन खत्म करना जरूरी हो। जो ने इस अचानक तब्दीली पर हंसी दबाई और जब किसी ने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया तो उसने सख्त चेहरा बनाकर दरवाजा खोला, जो बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं था। हेलो, मैं अपनी छतरी लेने आया था, यानी ये देखने कि आपके पिता की तबीयत आज कैसी है, मिस्टर ब्रूक ने कहा, और जब उसकी नजरें एक चेहरे से दूसरे पर दौड़ी तो वो थोड़ा घबरा गया। वो ठीक है, वो रैक पर हैं, मैं उन्हें ले आती हूँ और बताती हूँ कि आप आए हैं।
और इस जवाब में जो ने अपने बाप और छतरी को यूं गड़मड़ कर दिया कि कुछ समझ नहीं आया। फिर कमरे से निकल गई ताकि मैग को अपना तैयारशुदा जवाब देने का मौका मिले। लेकिन जो के गायब होते ही मैग धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसकने लगी और बोली, माँ आपको देखकर खुश होंगी, आप देखें मैं उन्हें बुलाती हूँ। मत जाओ, क्या तुम मुझसे डरती हो मार्गरेट? मिस्टर ब्रूक ने इतने दुख भरे अंदाज में कहा कि मैग को लगा शायद उसने कोई बहुत बदतमीजी की है। वो पेशानी तक लाल हो गई क्योंकि उसने पहले कभी उसे मार्गरेट कहकर नहीं पुकारा था और वो हैरान थी कि उसे यह नाम इतना अच्छा क्यों लगा। दोस्ताना दिखने के लिए उसने एतमाद से हाथ आगे बढ़ाया और शुक्रगुजार लहजे में कहा, मैं कैसे डर सकती हूँ जब आपने अब्बा के साथ इतनी मेहरबानी की है। काश मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकती। क्या मैं आपको बताऊं कि कैसे? मिस्टर ब्रूक ने दोनों हाथों में उस छोटे हाथ को लेकर कहा और इतनी मोहब्बत भरी आंखों से मैग को देखा कि उसका दिल धड़कने लगा। वो भागने को भी जी चाहती और रुककर सुनने को भी। ओह नहीं, प्लीज मत कहिए, मैं नहीं चाहती, उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा और डरी हुई दिखी। मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको मेरी जरा सी परवाह है? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ प्यारी, मिस्टर ब्रूक ने नरमी से कहा। ये वो मौका था जब मैग को पुरसुकून और मुनासिब जवाब देना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अपना तैयारशुदा खिताब भूल गई, सर झुकाया और धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम। जॉन को सुनने के लिए झुकना पड़ा। वो शायद इसे सुनकर खुश हुआ क्योंकि वो अपने आप में मुस्कुराया जैसे मुतमईन हो गया हो। उसने मैग का हाथ शुक्रगुजार अंदाज में दबाया और निहायत प्यार से कहा, क्या तुम कोशिश करोगी जानने की? मैं बहुत जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे ये ना मालूम हो कि आखिर में मुझे इनाम मिलेगा या नहीं, मेरा दिल लगकर काम नहीं कर सकता। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैग ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन दिल ही दिल में ये सूरत हाल उसे अच्छी लग रही थी। मैं इंतजार करूंगा और इस दौरान तुम मुझे पसंद करना सीख सकती हो। ये सबक बहुत मुश्किल नहीं होगा प्यारी। अगर मैं इसे सीखना चाहूँ तो नहीं, लेकिन बराहे मेहरबानी सीखने का फैसला करो मैग। मुझे पढ़ाना पसंद है और ये जर्मन जुबान से आसान है, जॉन ने बात काटते हुए कहा और दूसरे हाथ पर भी काबू पा लिया ताकि वो अपना चेहरा ना छुपा सके जब वो झुककर उसमें देखने लगा। उसका लहजा मुनासिब हद तक मिन्नत भर था, मगर जब मैग ने चुपके से उसकी तरफ देखा तो उसने पाया कि उसकी आंखों में नरमी के साथ खुशी भी झलक रही है और उसके चेहरे पर ऐसा मुतमईन मुस्कुराहट थी जैसे वो अपनी कामयाबी में कोई शक नहीं रखता। ये बात मैग को चुभ गई। एनी मॉफिट के नादान चालाकी के असबाक उसके जहन में उभर आए और ताकत की वो ख्वाहिश जो छोटी सी नेक औरत के दिल में भी कहीं सोई रहती है, अचानक जाग उठी और उस पर काबिज हो गई। वो पुरजोश और अजीब सी कैफियत में थी और समझ ना पाई कि क्या करे, इसलिए एक जिद्दी जज्बे की पैरवी करते हुए अपने हाथ खींच लिए और चिड़चिड़े लहजे में कहा, मैं नहीं चाहती, बराए करम जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेचारे मिस्टर ब्रूक का हाल ऐसा था जैसे उनका हसीन ख्वाबों का महल उन पर गिर पड़ा हो, क्योंकि उसने कभी मैग को ऐसे मूड में नहीं देखा था और ये सूरत हाल उसे कुछ परेशान कर गई। क्या आप वाकई ऐसा ही कहना चाहती हैं? उसने फिक्रमंद लहजे में पूछा और उसके पीछे चलने लगा जब वो दूर हट गई। हाँ, मैं वाकई ऐसा ही चाहती हूँ। मैं ऐसे मामलात में परेशान नहीं होना चाहती। पापा कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं, अभी वक्त है और मुझे ये बात पसंद नहीं। क्या मैं उम्मीद न रखूं कि आप बाद में अपना फैसला बदल लेंगी? मैं इंतजार कर लूंगा और कुछ न कहूंगा जब तक आपको सोचने का वक्त न मिल जाए। मुझसे खेल न खेले मैग, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मेरी तरफ से बिल्कुल न सोचें, मैं चाहूंगी कि आप न सोचें, मैग ने कहा और अपने आशिक के सब्र को आजमाने और अपनी ताकत को जांचने में शरारती सा लुत्फ पाया। अब वो संजीदा और जर्द पड़ गया था और यकीनन ज्यादा उस कहानी के हीरो की तरह लग रहा था जिन्हें वो पसंद करती थी। लेकिन ना तो उसने अपना माथा पीटा, न कमरे में इधर उधर चक्कर लगाए जैसा कि वो हीरो करते थे। वो बस खड़ा होकर उसकी तरफ इतनी हसरत और नरमी से देखता रहा कि मैग का दिल अपने आप नर्म पड़ गया। आगे क्या होता ये कहना मुश्किल है, अगर उसी वक्त आंट मार्च लंगड़ाती हुई अंदर ना आ जाती। बूढ़ी खातून अपनी तमन्ना को रोक न सकी कि अपने भांजे को देखें, क्योंकि वो लॉरी से रास्ते में मिली और जब मिस्टर मार्च की आमद की खबर मिली तो सीधे उनसे मिलने चली आईं। घर के सब लोग पिछले हिस्से में मसरूफ थे, इसलिए वो खामोशी से अंदर आ गईं ताकि सबको हैरान कर सके। वाकई उन्होंने दोनों को इतना चौंका दिया कि मैग ऐसे उछली जैसे भूत देख लिया हो और मिस्टर ब्रूक कमराए मुताले में गायब हो गए। ओह खुदा, ये सब क्या है? बूढ़ी खातून ने अपनी छड़ी बजाकर कहा और एक नजर जर्द नौजवान से सुर्ख चेहरे वाली लड़की पर डाली। ये तो पापा के दोस्त हैं, आपको देखकर मैं बहुत हैरान हुई, मैग हकलाते हुए बोली। उसे लगा कि अब डांट खानी होगी। ये तो साफ जाहिर है, आंट मार्च ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लेकिन पापा का दोस्त क्या कह रहा था जो तुम ऐसे सुर्ख हो गईं? यहाँ कुछ गड़बड़ है और मैं इसरार करती हूँ कि फौरन जानूं ये क्या है। उन्होंने दोबारा छड़ी बजाई। हम तो बस बात कर रहे थे, मिस्टर ब्रूक अपनी छतरी लेने आए थे, मैग ने कहना शुरू किया और दिल में चाहा कि मिस्टर ब्रूक और उनकी छतरी दोनों घर से बाहर होते। ब्रूक, वो लड़के का उस्ताद?
अब मैं समझी। मैं सब कुछ जानती हूँ। जो ने तुम्हारे पापा के एक खत में गलत पैगाम पहुंचाया था और मैंने उससे सब मालूम कर लिया। तुमने उसे कबूल तो नहीं कर लिया बच्ची? आंट मार्च ने खौफजदा अंदाज में कहा। चुप रहिए, वो सुन लेंगे। क्या मैं माँ को ना बुला लूं? अभी नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है और फौरन तिल हल्का करना है। बताओ, क्या तुम उस कुक से शादी करने का इरादा रखती हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी एक पाई भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये याद रखना और अक्लमंद लड़की बनो, बूढ़ी खातून ने पूरा सरअंदाज में कहा। आंट मार्च को ये कमाल हासिल था कि वो नर्म दिल लोगों में भी जिद जगा देती और इससे लुत्फानंदोज होती। सबसे नेक लोगों में भी थोड़ी बहुत जिद होती है, खासतौर पे जब वो जवान और मोहब्बत में हों। अगर आंट मार्च मैग से दरख्वास्त करती कि वो जॉन ब्रूक को कबूल कर लें, तो वो शायद ऐलान करती कि ये नामुमकिन है। लेकिन चूंकि उसे सख्ती से हुक्म दिया गया कि वो इसे न चाहे, तो उसने फौरन फैसला कर लिया कि वो जरूर चाहेगी। रुझान और जिद दोनों ने फैसला आसान कर दिया, और चूंकि वो पहले ही बहुत पुरजोश थी, मैग ने गैर मामूली जोश के साथ बूढ़ी खातून की मुखालफत की। मैं जिससे चाहूंगी शादी करूंगी आंट मार्च, और आप अपना पैसा जिसे चाहें दे सकती हैं, उसने जिद्दी अंदाज में सर हिलाकर कहा। हाय हाय, क्या यही तरीका है मेरी नसीहत लेने का बीबी? तुम्हें इस पर पछताना पड़ेगा जब तुम झोपड़ी में मोहब्बत आजमा कर देखोगी और इसे नाकाम पाओगी। ये इससे बदतर नहीं हो सकती जो कुछ लोग बड़े घरों में पाते हैं, मैग ने फौरन जवाब दिया। आंट मार्च ने ऐनक लगाई और लड़की को गौर से देखा, क्योंकि वो उसे इस नए मूड में पहचान न सकी। मैग खुद को भी नहीं पहचान रही थी। वो अपने आप को इतनी दलेर और आजाद महसूस कर रही थी। जॉन की हिमायत करके खुश थी और ये जताने में फख्र महसूस कर रही थी कि उसे जिससे मोहब्बत हो उसका हक है। आंट मार्च ने महसूस किया कि वो इब्तदा में ही गलती कर बैठी हैं। चुनाचे थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद जितना नरमी से मुमकिन था दोबारा शुरू किया। अच्छा मैग, मेरी प्यारी, माकूल बनो और मेरी नसीहत मानो। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ और नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी की इब्तिदा में ही गलती करके इसे बर्बाद करो। तुम्हें अच्छी शादी करनी चाहिए और अपने खानदान को मदद करनी चाहिए। तुम्हारा फर्ज है कि अच्छे रिश्ते से शादी करो और ये बात तुम्हारे दिल में बिठाई जानी चाहिए। पापा और मामा ऐसा नहीं सोचते। वो जॉन को पसंद करते हैं, हालांकि वो गरीब है। तुम्हारे वालिदैन मेरी बच्ची दुनियादारी में 2 बच्चों से ज्यादा अक्ल नहीं रखते। मुझे खुशी है कि वो ऐसे ही हैं, मैग ने मजबूत लहजे में कहा। आंट मार्च ने कोई परवाह न की और अपनी तकरीर जारी रखी। ये ब्रूक गरीब है और इसके कोई अमीर रिश्तेदार भी नहीं है क्या? नहीं, मगर उसके बहुत गर्मजोश दोस्त हैं। दोस्तों पर गुजारा नहीं होता। आजमाकर देख लो कि किस तेजी से ठंडे पड़ जाते हैं। इसका कोई कारोबार भी नहीं है क्या? अभी नहीं, मिस्टर लॉरेंस उसकी मदद करने वाले हैं। ये ज्यादा देर में ही चलेगा। जेम्स लॉरेंस एक नराली आदतों वाला बूढ़ा आदमी है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो तुम ये इरादा रखती हो कि एक ऐसे शख्स से शादी करो जिसके पास ना दौलत है, ना हैसियत, ना कारोबार, और फिर पहले से ज्यादा मेहनत करो, जबकि तुम मेरी बात मानकर सारी उम्र आराम से रह सकती हो। मैं समझती थी तुम ज्यादा समझदार हो मैग। मैं आधी उम्र भी इंतजार कर लूं तब भी इससे बेहतर नहीं हो सकता। जॉन अच्छा और समझदार है, उसमें बेपनाह सलाहियत है, वो मेहनत करने को तैयार है और जरूर कामयाब होगा। वो इतना पुरजोश और बहादुर है, हर कोई उसे पसंद करता और इज्जत करता है, और मुझे फक्र है कि वो मुझ जैसी गरीब, कम उम्र और नादान लड़की को पसंद करता है, मैग ने कहा, और अपनी संजीदगी में पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जानता है कि तुम्हारे अमीर रिश्तेदार हैं बच्ची, यही उसकी मोहब्बत का राज है, मुझे शक है। आंट मार्च, आपको ऐसी बात कहने की जुर्रत कैसे हुई? मेरा जॉन कभी पैसे के लिए शादी न करेगा, जैसे मैं न करूंगी। हम मेहनत करने को तैयार हैं और इंतजार करने का इरादा रखते हैं। मुझे गुर्बत का डर नहीं, क्योंकि अब तक खुश रही हूँ और जानती हूँ कि उसके साथ भी खुश रहूंगी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। और मैग वहीं रुक गई। अचानक याद आया कि उसने अभी तक फैसला नहीं किया था। जॉन को जाने को कहा था और वो शायद उसकी ये बातें सुन रहा हो। आंट मार्च बहुत गुस्से में थीं, क्योंकि उन्होंने दिल में तय कर रखा था कि उनके खूबसूरत भांजी की एक अच्छी और मालदार शादी हो, और लड़की के खुश चेहरे में उस तन्हा बुढ़िया के दिल में उदासी और तलखी दोनों पैदा कर दी। अच्छा, मैं अपने हाथ झाड़ती हूँ इस सारे मामले से। तुम जिद्दी बच्ची हो और इस बेवकूफ़ी से ज्यादा खो बैठी हो जितना तुम समझती हो। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। तुमसे मायूस हो गई हूँ। अब मेरी तुम्हारे पापा से मिलने की हिम्मत नहीं। मुझसे शादी के बाद कुछ भी उम्मीद न रखना। तुम्हारे मिस्टर ब्रूक के दोस्त ही तुम्हारा ख्याल रखें। मेरा तुमसे हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म।
और जोर से दरवाजा बंद करके आंट मार्च गुस्से में रवाना हो गईं। ऐसा लगा जैसे वो मैग का हौसला भी साथ ले गईं, क्योंकि अकेले रह जाने पर मैग एक लम्हे के लिए रुकी, न हंसने का फैसला कर सकी न रोने का। उससे पहले कि वो कोई फैसला करती, मिस्टर ब्रूक आकर उसने अपने हिसार में ले लिया और एक ही सांस में कह दिया, मैं सुनने से बाज न रह सका मैग, मेरा दिफा करने का शुक्रिया, और आंट मार्च का शुक्रिया कि उन्होंने साबित कर दिया कि तुम वाकई मुझसे जरा सी ही सही मोहब्बत करती हो। मुझे खुद नहीं मालूम कितनी मोहब्बत करती थी जब तक उन्होंने तुम्हें बुरा भला नहीं कहा, और अब मुझे जाने की जरूरत नहीं, बल्कि रह सकता हूँ और खुश रह सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है प्यारी? ये एक और मौका था शानदार जुमला कहने और शान से रुखसत होने का, लेकिन मैग ने ना ये सोचा ना किया, और जो की नजर में हमेशा के लिए अपनी इज्जत खो बैठी, क्योंकि उसने धीरे से कहा, हाँ जॉन, और अपना चेहरा मिस्टर ब्रूक की जैकेट में छुपा लिया। आंट मार्च के जाने के 15 मिनट बाद जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, एक लम्हे ड्राइंग रूम के दरवाजे पर रुकी, अंदर कोई आवाज न सुनकर सर हिलाया और मुतमईन अंदाज से मुस्कुराई, अपने आप से कहा, इसने उसे वैसे ही रुखसत कर दिया जैसा हमने मंसूबा बनाया था, और ये मामला तय हो गया। चलूं मजे सुनती हूँ और इस पर जी भरकर हंसती हूँ। लेकिन बेचारी जो को अपनी हंसी कभी न मिल सकी, क्योंकि वो दहलीज पर आकर जैसे पत्थर की बन गई, उस मंजर से जो उसे वहीं जमा गया, और वो मुंह खोले आंखों की तरह बड़ी बड़ी खोले खड़ी रही। वो कमरे में गई थी कि गिरे हुए दुश्मन पर फतेह का जश्न मनाए और अपनी समझदार बहन को नापसंदीदा लशक को भगा देने पर शाबाशी दे, लेकिन ये देखना सदमा था कि वही दुश्मन आराम से सोफे पर बैठा है और वो समझदार बहन उसकी गोद में तख्त नशीन है और चेहरे पर मुकम्मल फर्माबरदारी का आलम सजा है। जो ने एक हल्की सी चीख जैसी आवाज निकाली, जैसे उस पर अचानक ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी गई हो, क्योंकि ये अचानक पलट खा जाना उसकी सांस रोक देने को काफी था। आवाज सुनकर आशिक और माशूक ने पलट कर देखा। मैं उछलकर खड़ी हो गई। चेहरे पर गुरूर और शर्म दोनों झलक रहे थे, लेकिन वो आदमी जिसे जो इसी नाम से पुकारती थी, न सिर्फ हंसा बल्कि पुरसुकून अंदाज में बोला और आने वाली हैरान जो को चूम कर कहा, बहन जो, हमें मुबारक दो। ये तो जख्म पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। जो के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। उसने हाथों से कुछ इशारे किए और बगैर कुछ कहे गायब हो गई। ऊपर दौड़ते हुए गई और मरीज बहनों को हक्का बक्का करके बोली, अरे कोई जल्दी नीचे जाए, जॉन ब्रूक बहुत ही खौफनाक हरकतें कर रहा है और मैग को ये सब पसंद आ रहा है। मिस्टर और मिसेज मार्च तेजी से कमरे से निकल गए और जो बिस्तर पर गिर पड़ी और रोते हुए और गुस्से में सब कुछ बेथ को और एमी को सुना डाला। लेकिन छोटी लड़कियां इसे दिलचस्प और खुशी की बात समझती रहीं, और जो को उनसे जरा भी दिलासा न मिला तो वो ऊपर छत के कमरे में चली गई और अपने दुख चूहों को सुनाने लगी। किसी को भी कभी न पता चला कि उस दोपहर ड्राइंग रूम में क्या हुआ, लेकिन बहुत सी बातें हुईं और खामोश मिस्टर ब्रूक ने अपने दोस्तों को हैरान कर दिया कि किस जोश और फसाहत से उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया, अपने मंसूबे सुनाए और उन्हें इसी तरह सब कुछ तय करने पर राजी किया जैसा वो चाहते थे। चाय की घंटी बजी जब वो अभी तक वो जन्नत बयान कर रहे थे जो वो मैग के लिए कमाने का ख्वाब देखते थे, और वो फख्र से मैग को साथ लेकर डाइनिंग रूम गए। दोनों के चेहरे इतने खुश थे कि जो को ना तो हसद करने की हिम्मत हुई ना उदास होने की। एमी जॉन के अकीदत और मैग की संजीदगी से मुतासिर हुई। बेथ दूर से उन पर मुस्कुराती रही और मिस्टर और मिसेज मार्च ने इतनी मोहब्बत से जोड़े को देखा कि ये बात बिल्कुल वाजे हो गई कि आंट मार्च सही कहती थी कि ये दोनों दुनियादारी से बेखबर दो बच्चों की तरह हैं। किसी ने ज्यादा खाया नहीं, लेकिन सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे और कमरा जैसे रोशन हो गया था कि ये खानदान की पहली मोहब्बत की कहानी का आगाज था। अब तो तुम नहीं कह सकती कि कोई खुशगवार बात नहीं होती, क्या तुम कह सकती हो मैग? एमी ने कहा, जो ये सोच रही थी कि वो मोहब्बत करने वाले जोड़े को अपनी तस्वीर में किस तरह बिठाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना कुछ उस वक्त से हो गया है जब मैंने ये कहा था, यूं लगता है जैसे बरस बीत गए हों, मैग ने कहा, जो एक खुशगवार ख्वाब में गुम थी। इस बार खुशियां फौरन गमों के बाद आई हैं और मुझे लगता है अब तब्दीलियां शुरू हो गई हैं, मिसेज मार्च ने कहा। ज्यादातर खानदानों में कभी कभी एक साल ऐसा आता है जो वाकयात से भरा होता है। ये साल भी वैसा ही था, लेकिन आखिरकार अच्छी तरह खत्म हुआ। उम्मीद है अगला साल और अच्छा खत्म होगा, जो बड़बड़ाई, जिसके लिए ये देखना मुश्किल था कि मैग उसकी नजरों के सामने किसी अजनबी में गुम हो रही है, क्योंकि जो चंद लोगों से दिल लगाकर मोहब्बत करती थी और उसे डर था कि उनकी मोहब्बत खो न जाए या कम न हो जाए। मुझे उम्मीद है कि 3 साल बाद ये और अच्छा खत्म होगा और मेरा इरादा है कि ऐसा ही हो, अगर मैं जिंदा रही और अपने मंसूबे पूरे कर सकी।
मिस्टर ब्रूक ने कहा और मुस्कुराए जैसे अब उनके लिए सब कुछ मुमकिन हो गया हो। इतने लंबे इंतजार को बुरा नहीं लगता? एमी ने पूछा, जो शादी के लिए बेताब थी। मुझे तो ये वक्त मुख्तसर लगता है क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है कि तैयार हो सकूं, मैग ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें सिर्फ इंतजार करना है, काम तो मुझे करना है, जॉन ने कहा और उसी वक्त अपना काम शुरू किया, मैग का नैपकिन उठाकर, इस अंदाज में कि जो ने सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा जैसे सुकून का सांस लिया हो, ये लॉरी आ रहा है, अब तो कोई माकूल बात होगी। लेकिन जो गलती पर थी, क्योंकि लॉरी कमरे में उछलता कूदता दाखिल हुआ, खुशी से भरा हुआ और एक बड़ी शादी जैसा गुलदस्ता लिए मिसेस जॉन ब्रूक के लिए, और साफ लग रहा था जैसे वो ये समझ रहा हो कि ये सब कुछ उसकी बेहतरीन तदबीर का नतीजा है। मुझे मालूम था ब्रूक अपनी मर्जी मनवा ही लेगा, वो हमेशा ऐसा करता है, क्योंकि जब वो किसी बात का पक्का इरादा कर लेता है तो वो काम होकर रहता है, चाहे आसमान क्यों न टूट पड़े, लॉरी ने कहा जब उसने तोहफा और मुबारकबाद पेश की। इस तारीफी सनद का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छा शगुन समझता हूँ और इसी वक्त आपको अपनी शादी पर मद्दू करता हूँ, मिस्टर ब्रूक ने खुशदिली से कहा। मैं आऊंगा चाहे दुनिया के आखिरी कोने पर हूँ, क्योंकि सिर्फ जो के चेहरे का मंजर देखने के लिए वो सफर काबिले कद्र होगा। आप खुश नजर नहीं आ रही बीबी, क्या हुआ? लॉरी ने पूछा और जो के पीछे पीछे कमरे के कोने में गया। मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि बर्दाश्त करूंगी और इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी, जो ने संजीदगी से कहा। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरे लिए मैग को छोड़ना कितना मुश्किल है, उसने हल्की सी कपकपाहट के साथ कहा। तुम उसे छोड़ नहीं रही हो, बस आधा आधा बांट रही हो, लॉरी ने तसल्ली दी। अब कभी पहले जैसा नहीं होगा, मैंने अपनी सबसे करीबी दोस्त खो दी है, जो ने आह बढ़ी। तुम्हारे पास मैं तो हूँ, मैं ज्यादा काबिल नहीं, मगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा जो अपनी सारी जिंदगी, मैं सच कहता हूँ, लॉरी ने कहा और वो वाकई मुखलिस था। मुझे मालूम है कि तुम रहोगी और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, तुम हमेशा मेरे लिए बहुत सहारा हो टेडी, जो ने ममनूनियत से कहा। चलो अब उदास मत हो, अच्छे बच्चे बनो, सब ठीक है, देखो मैग खुश है, ब्रूक फौरन मेहनत करके सब कुछ संभाल लेगा, दादा भी उसका ख्याल रखेंगे और मैग को अपने छोटे से घर में देखना मजे की बात होगी। जब वो चली जाएगी तो हमारे लिए भी अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि मैं कॉलेज से फारिग हो जाऊंगा और फिर हम बाहर किसी मजे के सफर पर चलेंगे। क्या ये तुम्हें दिलासा नहीं देगा? शायद दे, लेकिन 3 साल में क्या कुछ हो सकता है कोई नहीं जानता, जो ने सोचते हुए कहा। ये सही है, काश हम आगे देख सकते और जान सकते कि तब हम कहाँ होंगे, लॉरी ने कहा। मैं नहीं चाहती, क्योंकि शायद कोई गमनाक चीज देखूं और इस वक्त सब इतने खुश हैं कि इससे बेहतर नहीं हो सकते। और जो की आंखें धीरे धीरे कमरे में फिर गईं और रोशन होती गईं, क्योंकि मंजर दिलकश था। माँ और पिता साथ बैठे अपने 20 साल पुराने रोमांस का पहला बाब याद कर रहे थे। एमी मोहब्बत करने वालों की तस्वीर बना रही थी, जो सबसे अलग अपनी ही दुनिया में बैठे थे, और उनके चेहरों पर वो रोशनी थी जो वो अपने कागज पर नहीं उतार सकती थी। बेथ सोफे पर लेटी खुशी से अपने पुराने दोस्त से बातें कर रही थी, जो उसका छोटा हाथ ऐसे थामे था जैसे उसमें सुकून भरी राह दिखाने की ताकत हो। जो अपनी पसंदीदा नीची नशिस्त पर नीम दराज थी, चेहरे पर संजीदा सुकून की वो झलक जो उस पर जचती थी, और लॉरी उसकी कुर्सी के पीछे झुका, ठोड्डी उसके घुंघरियाले बालों के बराबर, दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ आईने में उसे देखते हुए सर हिला रहा था। बस इसी तरह से पर्दा गिरता है मैग, जो, बेथ और एमी पर। ये दोबारा कब उठेगा, ये इस बात पर निर्भर है कि छोटी औरतें नाम के घरेलू ड्रामा के पहले बाब को कैसा स्वागत मिलता है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।